शुभ संध्या मित्रों, आज भाषा की कड़ी में हम तीसरा पार्ट लेकर उपस्थित हैं सरस्वती पांडे से। तो विश्व की भाषाएं और वर्गीकरण हम देखेंगे। कुछ विद्वानों ने गणना करके विश्व की सभी भाषाओं को संख्या 2796 बताई है, किंतु कुछ विद्वान अनुमानतः इसकी संख्या 3000 बताते हैं। तो संसार की भाषाओं के दो प्रकार के वर्गीकरण हैं। एक है आकृति मूलक वर्गीकरण, मतलब बनावट के आधार पर, और दूसरा हो गया पारिवारिक वर्गीकरण, मतलब वंश के आधार पर। तो देखेंगे कि वाक्य रचना एवं पद रूप रचना को आधार मानकर जो वर्गीकरण किया जाता है, वाक्य रचना या रूप पद रचना को आधार मानकर जो वर्गीकरण किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? आकृति मूलक वर्गीकरण कहते हैं। विश्व की भाषाओं का आकृति मूलक वर्गीकरण सर्वप्रथम प्रोफेसर स्लेगल ने किया। किसने किया? प्रोफेसर स्लेगल ने किया। ये इम्पोर्टेंट है। अब हम देखेंगे कि ये पेज ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हमें सबकी एक बार रीडिंग लगानी आवश्यक है। तो आकृति मूलक वर्गीकरण का वंश वृक्ष निम्न ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। भाषा अयोगात्मक और योगात्मक। तो अयोगात्मक का कोई मतलब नहीं, योगात्मक हम देखेंगे अश्लिष्ट, श्लिष्ट और प्राश्लिष्ट। तो अश्लिष्ट के अंतर्गत पूर्व योगात्मक, मध्य योगात्मक, अंत योगात्मक, पूर्वांत योगात्मक। और श्लिष्ट के अंतर्गत अंतर्मुखी के अंतर्गत आएगा संयोगात्मक, वियोगात्मक, बहिर्मुखी के अंतर्गत संयोगात्मक और वियोगात्मक। प्रश्लिष्ट के अंतर्गत पूर्ण प्रश्लिष्ट और आंशिक प्रश्लिष्ट। और फिर आकृति मूलक भाषाओं की महत्वपूर्ण जो विशेषताएं और उदाहरण उनमें इस प्रकार हैं। तो भाषा क्या है? आयोगात्मक भाषा एकाक्षर निरवय तथा स्थान प्रधान भाषा। अब इसकी विशेषता क्या है? इसमें प्रकृत और प्रत्यय या अर्थ तत्व और संबंध तत्व का संयोग नहीं होता। ये स्वतंत्र शब्दात्मक भाषा है। उदाहरण जैसे चीनी भाषा है, तिब्बती, वर्मी और सुदामी। योगात्मक भाषा की विशेषता क्या है? इसमें प्रकृत और प्रत्यय या अर्थ तत्व और संबंध तत्व का संयोग होता है। ठीक। और अश्लिष्ट ये है प्रत्यय प्रधान भाषा है, और इसमें कई विभेद हैं। नंबर 1 पर पूर्व योगात्मक, इसमें प्रत्यय प्रकृत के पूर्व लगता है। किसके पूर्व लगता है? तो प्रकृत के पूर्व लगता है। तो इसमें जैसे काफिर है, जुलू है। ठीक। फिर मध्य योगात्मक, जिसमें प्रत्यय प्रकृत के बीच में लगता है, जैसे संथाली भाषा है। और अंत योगात्मक, जिसमें प्रत्यय प्रकृत के अंत में जोड़ा जाता है, ये कन्नड़ भाषा की विशेषता है। और पूर्वांत योगात्मक, जिसमें प्रत्यय प्रकृत के पूर्व अंत में जोड़ते हैं, म4। ठीक। फिर श्लिष्ट भाषा की बात हम करेंगे। श्लिष्ट भाषा के अंतर्गत हम देखेंगे तो इसमें क्या है? श्लिष्ट, इसमें प्रकृत और प्रत्यय घनिष्ठता से मिले होते हैं, और इसमें भी कई विभेद हैं। तो संयोगात्मक के अंतर्गत क्या है? इसमें अलग से प्रत्यय नहीं लगाया जाता है, जैसे अरबी भाषा के अंतर्गत। और वियोगात्मक में इसमें अलग से प्रत्यय लगाया जाता है, जैसे हिब्रू भाषा कैसी है? तो इसमें अलग से प्रत्यय लगाया जाता है। और इसमें भी प्रकार हैं, जैसे बहिर्मुखी में इसमें प्रत्यय प्रकृत के अंत में या बाद में लगते हैं। और संयोगात्मक देखिए कि इसमें प्रत्यय प्रकृत के साथ जुड़ा होता है, जैसे संस्कृत। और वियोगात्मक इसमें प्रत्यय प्रकृत से अलग लगाया जाता है, जैसे हिंदी भाषा है, अंग्रेजी भाषा है और बांग्ला भाषा। प्राश्लिष्ट ये है समास प्रधान भाषा है। कैसी? समास प्रधान भाषा है। और इसमें पूर्ण प्रश्लिष्ट है और आंशिक प्रश्लिष्ट। तो पूर्ण के अंतर्गत देखेंगे ये पूर्ण समास प्रधान होता है, और इसमें कैसी भाषा है? तो चेरोफी भाषा है। और आंशिक प्रश्लिष्ट के अंतर्गत ये अंशतः, मतलब थोड़ा बहुत समास प्रधान भाषा है, जैसे बास की भाषा। और पारिवारिक वर्गीकरण देखें तो इसमें अब पारिवारिक जो वर्गीकरण होता है, उसको वंशात्मक, वंशानुक्रमिक और कुलात्मक, ऐतिहासिक वर्गीकरण भी कहते हैं। पारिवारिक वर्गीकरण में रचना तत्व और अर्थ तत्व दोनों का ध्यान रखा जाता है। किसमें? पारिवारिक वर्गीकरण में रचना तत्व और अर्थ तत्व दोनों का ध्यान रखा जाता है। और पारिवारिक वर्गीकरण में भाषा के इतिहास को आधार बनाया जाता है। पारिवारिक वर्गीकरण के लिए महत्वपूर्ण आधार निम्न हैं, जैसे इसमें क्या क्या है? पद रचना, वाक्य रचना, ध्वनि देखेंगे हम, अर्थ, शब्द और स्थानिक समीपता। विश्व की भाषाओं के परिवारों की संख्या के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। विल्हेल्म फान हुम्बोल्ट और भोलानाथ तिवारी ने इनकी संख्या 13 मानी है। और फ्रीड्रिश म्यूलर की
नियम की संख्या 100 मानी है। निर्विवाद रूप से 100 भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत 18 भाषा परिवारों की प्रमुखता दी जाती है, जो निम्न है। हमें एक बार बुक की खूब अच्छे से रीडिंग लगा लेनी है। कम से कम बुक को इतनी बार पढ़ लें कि हमको हर चीज़ें कंठस्थ हो जाए। 1000 बुक एक बार पढ़ने से अच्छा है एक बुक को 1000 बार पढ़ा जाए, ताकि सारे जो कंटेंट है हमारे दिमाग में फीड हो जाए। क्वेश्चन कहीं अलग से नहीं आते, इसी में से आते हैं, बस हमारी नज़रों से चूक हो जाती है। पढ़े होते हैं लेकिन बस ऐसे ही, और जब कई बार पढ़ेंगे तो हर तथ्य हमारे नज़र से गुजरेगा, कई बार गुजरेगा तो हमारे दिमाग में फीड हो जाता है। इसलिए हम क्विकली रिवीजन करेंगे और इसको हर बार अच्छे से देखते जाएंगे। अब भौगोलिक क्षेत्र यूरेशिया, यूरोप प्लस एशिया, इसमें भारोपीय भाषा परिवार है। भारोपीय जो है मतलब भारत यूरोपीय द्रविड़ परिवार, और तीसरा है आपका काकेसी परिवार, और फिर है ब्रुस्की उराल अल्ताई परिवार, चीनी तिब्बत चीनी परिवार, और जापानी चीनी परिवार, और सातवां है जापानी कोरियाई परिवार, फिर अति उत्तरी हाइप्स बोरी परिवार, वास्क परिवार, और सामी हामी परिवार। ये पूछा जाता है कि ये परिवार किस भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो यूरेशिया के अंतर्गत भारोपीय है, द्रविड़ है, काकेसी है, ब्रुशकी है, उराल अल्ताई है, चीनी परिवार है, जापानी कोरियाई परिवार है, और अति उत्तरी परिवार है, और फिर देखेंगे वास्क है, और सामी हामी परिवार। अफ्रीका भूखंड के अंतर्गत सूदानी बंधु परिवार, होत तोत ब्रुशमैनी परिवार, और प्रशांत महासागरीय भूखंड के अंतर्गत मलय पोलिनेशियाई परिवार, पापुई परिवार, ऑस्ट्रेलियन परिवार, दक्षिण पूर्वी एशियाई परिवार, और अमेरिका भूखंड के अंतर्गत अमेरिकी परिवार। अब सबसे बड़ा है भारोपीय परिवार। इसको बहुत अच्छे से देखेंगे कि जो भारोपीय परिवार को इंडो जर्मन, आर्य परिवार, भारत हित्ती परिवार के नाम से भी जाना जाता है। तो भारोपीय परिवार किस किस के नाम से जाना जाता है? इंडो जर्मनिक, आर्य परिवार, भारत हित्ती परिवार। इंडो जर्मनी, आर्य परिवार, भारत हित्ती। हम इसलिए बार बार पढ़ रहे हैं ताकि ये हमारे दिमाग में बैठ जाए। और फिर देखेंगे भारोपीय परिवार की 10 शाखाएँ हैं। जिन्हें ध्वनि के आधार पर सतम और केटुम 2 वर्गों में बांटा जाता है। मतलब भारोपीय परिवार कितनी है? 10 शाखाएँ हैं, और इनको 2 भागों में बांटा गया, एक सतम दूसरा केटुम। तो सतम के अंतर्गत ये 4 आते हैं, और केटुम के अंतर्गत 6 आते हैं। तो सतम के अंतर्गत भारत ईरानी आर्य, और बाल्टो स्लाविक, अर्मीनी, अल्बानी, और फिर केटुम के अंतर्गत जर्मनी है, केल्टिक है, ग्रीक है, तोखरी है, हिटाइट है, और इटालिक है। ठीक, फिर देखते हैं ग्रियेसन ने भारत ईरानी आर्य की 3 उपवर्गों का उल्लेख किया है। तो उपवर्ग कौन कौन से? ईरानी, दरद, भारतीय, आर्य भाषा। ठीक, अब ईरानी साहित्य का प्राचीनतम धर्म ग्रंथ अवेस्ता 7वीं सदी ईस्वी ईसा पूर्व है। अवेस्ता का अर्थ है शास्त्र। क्या अर्थ है? शास्त्र। अवेस्ता को वैक्ट्रिया की राजभाषा होने के कारण प्राचीन वैक्टिम भी कहा जाता है। कुछ लोग भूलवश अवेस्ता को जिंद भी कहते हैं। और महाकवि फिरदौसी का शाहनामा ईरान का राष्ट्रीय महाकाव्य है। ईरानी भाषाओं का वंशवृक्ष निम्न ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक सरसरी निगाह से देखते हैं। ईरानी भाषाएं कौन सी हैं? ईरानी भाषाएं देखते हैं। ईरानी भाषाएं पश्चिमी, पूर्वी, पश्चिम में आ जाएगा मीडियन और प्राचीन फारसी, पूर्वी के अंतर्गत अवेस्ता और मोगदियन पामीर, और अवेस्ता के अंतर्गत वर्गेस्ता, पास्तो, पहलवी, दीवारी, बलूची, ओसेटिक, कुर्ती, और पहलवी के अंतर्गत हुजवारेस और पाजद। और ये क्या है? आधुनिक फारसी। अब आधुनिक फारसी के अंतर्गत देखें, दरज शब्द का अर्थ पर्वत होता है। कहीं एग्जाम में हमें लगता है पूछा गया था ये, दरज शब्द का अर्थ पर्वत
क्या है तो पर्वत होता है। इसका प्राचीन नाम पैसाची प्रकृत भी है। दर्द भाषाओं का क्षेत्र पामीर और पश्चिमोत्तर पंजाब है। दर्द उपवर्ग की प्रमुख भाषाएं कश्मीरी, सीना और चित्राली, काफिर और कोहिस्तानी आदि हैं। भारतीय आर्य भाषा ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको बड़े ही केयरफुली से देखेंगे। भारतीय आर्य भाषा, भारतीय आर्य भाषा समूह को काल क्रम की दृष्टि से निम्न वर्गों में बांटा गया है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा 2000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। ये समय हमें रटना होगा या दिमाग में बैठाना होगा, किस तरह जैसे भी हो, बस ये हमें एग्जाम हॉल में याद आ जाए कि इस भाषा का ये समय है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा 2000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक है। अब इसका दो वर्गीकरण हुआ, एक वैदिक संस्कृत और दूसरा क्या है संस्कृत अथवा लौकिक संस्कृत। तो वैदिक संस्कृत 2000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक और संस्कृत तथा लौकिक संस्कृत 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। मध्यकालीन आर्य भाषा 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, जिसे पाली प्रथम प्राकृत 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक। प्राकृत द्वितीय प्राकृत 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। अपभ्रंश द्वितीय प्राकृत 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा 1000 से अब तक। अब देखिए इसको याद कैसे करेंगे। जो प्राचीन भारतीय संस्कृत है 2000 से 500, 2000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। अब इसी के अंतर्गत हमें इनके अंतर्गत दोनों काल को विभाजित करना है। वैदिक संस्कृत 2000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व और ये आ जाएगा 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। 2000 से 800 ईसा पूर्व और 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व आपका हो गया लौकिक संस्कृत। ठीक, वैदिक हो गया 2000 से 800 ईसा पूर्व और 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व क्या हो गया लौकिक संस्कृत। अब हम देखेंगे मध्यकालीन। मध्यकालीन आर्य भाषा 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व है। ठीक, तो उसके अंतर्गत पाली पहले आएगी जो बौद्ध धर्म की भाषा है, तो ये हो जाएगा 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी। अब ईस्वी शुरू हो गया 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी हो गया, पाली हो गया और प्राकृत हो गया आपका 1 ईस्वी से 500 ईसा पूर्व। अब देखिए विधि चलने लगा तो और अपभ्रंश हो गया 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। आधुनिक आर्य भाषा 1000 से अब तक। ठीक, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा वैदिक संस्कृत प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का प्राचीनतम नमूना वैदिक साहित्य में दिखाई देता है। ठीक, वैदिक साहित्य में दिखाई देता है। वैदिक साहित्य का सृजन जो है स्पष्ट दिख रहा है ना। हाँ, वैदिक साहित्य का सृजन वैदिक संस्कृत में हुआ है। वैदिक संस्कृत को वैदिकी, वैदिक छांदस आदि भी नाम से जाना जाता है। वैदिक साहित्य को 3 विभागों में वर्गीकृत किया जा सकता है, संहिता, ब्राह्मण और उपनिषद। संहिता विभाग में ऋक् संहिता, यजुः संहिता, साम संहिता एवं अथर्व संहिता आते हैं। महत्व की दृष्टि से प्रधान ऋक् संहिता है। ऋक् का शाब्दिक अर्थ है स्तुति करना। ऋग्वेद में, अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ऋग्वेद में 10 मंडल है, 1028 सूक्ति है और 1580 ऋचाएँ। 10,580 ऋचाएँ हैं। इसके सूक्त प्रायः यज्ञ के अवसरों पर पढ़ने के लिए देवताओं की स्तुति से संबंध रखने वाले संगीतात्मक काव्य हैं। यजु संहिता में यज्ञों के कर्मकांड में प्रयुक्त मंत्र पद्य एवं गद्य दोनों रूप में संग्रहित है। यजु संहिता कृष्ण एवं शुक्ल इन 2 रूपों में सुरक्षित है। कृष्ण यजुर्वेद संहिता में मंत्र भाग एवं गद्य भाग, व्याख्यात्मक भाग संग्रहित है। सामवेद में सोम योगों में वीणा के साथ गाए जाने वाले सूक्तों को गेय पदों के रूप में सजाया गया है। सामवेद केवल 75 मंत्र ही मौलिक हैं, शेष ऋग्वेद से लिए गए हैं। अथर्ववेद संहिता जनसाधारण में प्रचलित तंत्र मंत्र टोने टोटकों का संकलन है। ब्राह्मण भाग में कर्मकांड की व्याख्या की गई है। प्रत्येक संहिता के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं। इसमें ऋग्वेद का ऐतरेय ब्राह्मण, सामवेद का तांडव अथवा
पंचविश ब्राह्मण, शुक्ल यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण, कृष्ण यजुर्वेद का तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ महत्वपूर्ण है। ठीक, ब्राह्मण ग्रंथों के परिशिष्ट या अंतिम भाग उपनिषदों के नाम से प्रसिद्ध हुए, जिसमें वैदिक मनीषियों ने के आध्यात्मिक एवं परमार्थिक चिंतन के दर्शन होते हैं। उपनिषदों की संख्या 108 बताई गई है, किंतु 12 उपनिषद ही मुख्य, जैसे ईश, केन, कंठ, कठ, प्रश्न, बृहदारक, ऐतरेय, छंदोग्य, तैत्तिरीय, मुंडक और मांडुक्य, कौशितकी, श्वेता उपनिषद। इसी से भक्ति की उत्पन्न हुई है, श्वेता उपनिषद से। और ऋषियों द्वारा निर्मित सूक्त दीर्घ काल तक श्रुति परंपरा में ऋषि परिवारों में सुरक्षित रखे जाते हैं, परंतु सन्ने सन्ने बोलचाल की भाषा में सूक्तों की भाषा साहित्यिक भाषा की भिन्नता बढ़ती गई है। सूक्तों के प्राचीन रूप को सुरक्षित रखने के लिए संहिता के प्रत्येक पद को संधि रहित अवस्था में अलग अलग कर पद पाठ बनाया गया है। पद पाठ से संहिता पाठ बनाने के नियम निर्दिष्ट किए गए हैं और इस प्रकार वेद की विभिन्न शाखाओं के प्रतिशाख्यों की रचना हुई है। वेद की 1130 शाखाएं मानी गई हैं, किंतु वर्तमान में 6 प्रतिशाख्य ग्रंथ ही उपलब्ध हैं और ये इस प्रकार हैं। अब हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि जो वैदिक संस्कृत की ध्वनियाँ डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा और डॉक्टर उदय नारायण तिवारी, डॉक्टर कपिल द्विवेदी विभूति विद्वानों ने वैदिक ध्वनियों की संख्या 52 मानी है। धीरेन्द्र, उदय नारायण और कपिल देव ने वैदिक ध्वनियों की संख्या 52 मानी है, जिसमें 13 स्वर हैं और 39 व्यंजन है। ये इम्पॉर्टेंट है, हमें देखना होगा अच्छे से। 39 व्यंजन है। हरदेव बाहरी ने वैदिक स्वरों की संख्या 14 मानी है। हरदेव ने 14 मानी है, बाकी सब ने 13 मानी है। वैदिक ध्वनियों का वर्गीकरण निम्न ढंग से किया जा सकता है। मूल स्वर अ ए ई उ री री इली लुरी, और संयुक्त में ए औ ए अय अव, ये हो गए आपके। और फिर इधर हम देख सकते हैं कि अंतस्थ कौन है, अल्पप्राण, महाप्राण, इसको देख लेंगे अपनी बुक में। और वैदिक संस्कृत की विशेषताएं क्या है? वैदिक संस्कृत श्रेष्ठ योगात्मक है। वैदिक संस्कृत में संगीतात्मक, बलात्मक दोनों ही स्वराघात मौजूद हैं। वैदिक संस्कृत में 3 लिंग 3 है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। और वचन भी 3 है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। वाच्य भी 3 है, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। एवं 8 विभक्तियों जैसे कर्ता, संबोधन, कर्ता, कर्म, करण, संबोधन। सॉरी, ये ठीक से नहीं है। कर्ता, कर्म, कर्ता है, फिर कर्म है, करण, फिर उसका संप्रदान, अधिकरण, संबंध, संबोधन, ये 8 हैं। और फिर वैदिक संस्कृत में धातुओं के रूप आत्मने एवं परस्मै 2 पदों में चलते थे। कुछ एक धातुएं उभय पदी भी थी। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार वैदिक संस्कृत में केवल तत्पुरुष और कर्मधारय, बहुव्रीहि एवं द्वंद्व, मतलब पहले जो वैदिक संस्कृत में 4 समास बताए गए हैं भोलानाथ तिवारी के आधार पर। ठीक, वैदिक संस्कृत को पूरा हम देख लेते हैं। वैदिक संस्कृत में काल एवं भाव क्रियार्थ मिलाकर क्रिया के 10 प्रकार रूपों का प्रयोग किया जाता है। 4 काल हैं, लृट मतलब वर्तमान, और लट मतलब वर्तमान, ऋट मतलब परोक्ष या संपन्न, और फिर कौन सा है, लंग, ये हो गया संपन्न, अद्यतन, और लुंग में हो जाएगा सामान्य भूत। और 6 भाव हैं। लोट मतलब आज्ञा, विधिलिंग मतलब संभावनार्थ, और आर्षिलिंग इच्छार्थ, और ऋक हेतु, समुद्र भाव या निर्देश, लेट अभिप्राय, और लंग निर्बद्ध। क्रिया के 10 काल और भाव भेद को ही लकार कहते हैं। वैदिक संस्कृत में विकरण की भिन्नता के अनुसार धातुओं के 10 गणों में विभक्त किया गया था, जो निम्न प्रकार हैं। जैसे गण कितने हैं? भवादिगण, अनादिगण, जिहोत्यागादि, दिवाद, द्वादि। धन्यवाद।